अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव के हवाले से, यानी कि कैशलेस इकॉनमी के हवाले से। मईशत में बेहतरी है और ऑफ कोर्स हम ये देख सकते हैं कि इस गवर्नेंस में बेहतरी करने के लिए, यानी कि मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू को इस गवर्नेंस में बेहतरी के लिए एक कैशलेस डिजिटाइजेशन के हवाले से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसके इम्पैक्ट ये देखे जा रहे हैं कि वीकली जायज़ा इजलास भी हो रहा है। इस बार भी जब इजलास हुआ तो उसमें यही कहना था कि जितना जल्दी हो सके डिजिटल वे में हमें इक़दाम करने होंगे और इसको आने वाले दिनों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर बनाना होगा। खासकर हम ये देख रहे हैं कि कैशलेस मईशत में बेहतरी के लिए और ख़ासकर करप्शन के खात्मे के लिए ये तमाम स्टेप्स गवर्नमेंट ने जो लिए हैं वो इसी हम कह सकते हैं कि एस्पेक्ट में आते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ हो, इकॉनमी ट्रांसपेरेंसी की तरफ आए और साथ साथ चीज़ें जो है वो अलाइन हो सकें। तो आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब के इस इनिशिएटिव के हवाले से और कैशलेस इकॉनमी, जो कि ऑफ कोर्स हर जगह पे अब देखा जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट्स के जो एक रुझान को फ़रोग दिया जा रहा है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जितना हो सके खासकर गवर्नमेंट भी अपनी पेमेंट्स जो है वो डिजिटल वे में कर रही है। तो ये चीज़ें हैं जो कि ऑफ कोर्स इसको मज़ीद प्रोवोक कर रही हैं। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और रवा माली साल की पहली सहमाई में हम देख रहे हैं कि बजट में तकरीबन 2.1 ट्रिलियन रुपीस का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। ये एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि जब बजट आया था आपको याद होगा लास्ट ईयर भी काफ़ी हद तक डेफिसिट्स थे, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि पहली सहमाई में ही हमें सरप्लस दिखाई दे रहे हैं और ऑफ कोर्स 2.1 ट्रिलियन रुपीस ये एक अच्छी हेफ्टी अमाउंट है जो कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इट इज़ लाइक कि एक अच्छा हमने एक्सपेंडिचर में जो बचत की है वो बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर थी और ये एक रिकॉर्ड है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि कितना ज़्यादा हमारे लिए इकॉनमी की बेटरमेंट के लिए एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना, अगर इंपोर्ट अलाउ करते हैं तो इंपोर्ट के अंदर ज़्यादातर हमने देखा है कि रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट जो है उसको इनकरेज किया जा रहा है और बाकी फिनिश गुड्स को डिस्करेज किया जा रहा है। ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने ये तमाम एफर्ट्स की हैं जिसके नताइज हम देख रहे हैं। आज हम ये भी बात करेंगे कि गूगल पाकिस्तान में रजिस्टर जो है वो हो रहा है। हमने देखा असेंबली लाइन की इफ्तिताह भी हुई और अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जल्द अपने दफातर जो हैं वो भी यहाँ पे कायम करेंगे। तो ये एक बहुत खुशाइन हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर काफ़ी कोशिशें की हैं। आईटी मिनिस्टर शिजा फातिमा साहिबा ये भी बता रही हैं कि जितनी जल्दी हो सके गूगल दफातर जब यहाँ पर ओपन अप हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में आईटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एजुकेशन सेक्टर में एक नई डेवलपमेंट होगी, एक नई इनोवेशन आएगी। तो आज हम ये भी बात करेंगे और अक्टूबर मंथ के रेमिटेंसेस के हवाले से आपको बताना ज़रूरी है। हमने देखा है कि 3.4 बिलियन डॉलर जो है वो मौसूल हुए हैं अक्टूबर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है, यानी कि 3.4 बिलियन डॉलर्स का मंथ ऑन मंथ में रिसीव होना और ख़ासकर इसमें हम देख रहे हैं कोई इवेंट नहीं है, उसके बावजूद इतने अच्छे रेमिटेंसेस जब इकट्ठे हुए हैं तो इसका मतलब है क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है वो 38 बिलियन डॉलर से भी इस बार बढ़ जाएगा यकीनन। हैं कोशिशें जो कि ऑफ कोर्स ये वो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं जिनके फाइनली पर्क्स आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले जाहिद साहब मैं आपसे कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से पूछना चाहती हूँ। मईशत को डिजिटाइज करना है, ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि जितना हो सके वाइट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो कैसे एक डॉक्यूमेंटेड वे में इस क्रेडेंशियल्स को लेकर आएंगे और हम देख रहे हैं कि डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी। जी बिल्कुल जी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एक इनिशिएटिव है और इसमें हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से मुतअद्दिद दफ़ा हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी यही कहा और चेयरमैन एफबीआर से और फाइनेंस मिनिस्टर से कि हमें अपनी इकॉनमी को डिजिटाइज करना चाहिए और कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा बिजनेस फॉर्मल होगा और उसमें से जो पिल्फरेजेस है वो ख़त्म होंगी और टैक्स इवेजन्स ख़त्म होंगी और एक फॉर्मल इकॉनमी बनेगी। और जब फॉर्मल इकॉनमी आपकी बनेगी तो फिर आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फिर लोकल इन्वेस्टमेंट भी आएगी। इस वक्त सिचुएशन यही होती है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है या बड़ी जो कॉरपोरेट फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो जब आती हैं उनको कॉम्पीट करना पड़ता है इनफॉर्मल इकॉनमी के साथ, तो वो फिर इनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो फिर उनको यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं मिलता, इस वजह से वो फिर यहाँ अनफिट हो जाते हैं।
تو اس لیے اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیش لیس اکانومی کی طرف جانا ہوگا، اور تمام لوگوں کو اکانومی کے جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ شاپ کیپرز ہوں، ان سب کو ہمیں اس سسٹم میں لانا ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی جہاں میں اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، وہاں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا شاپ کیپرز جو حضرات ہیں، وہ کیش لیس اکانومی سے دور بھاگ رہے ہیں، وہ اس طرف آ نہیں رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں بھی ہم ڈیجیٹل اکانومی کی طرف لائیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے ٹارگٹ مس ہو رہے ہیں ایف بی آر کے ریونیو کے، تو وہ ٹارگٹ بھی ہمارے انشاءاللہ پھر پورے ہو سکیں گے۔ زاہد صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے واقعی بہت سارے فوائد ہیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اڈاپٹ کیا جائے، بہتر ہوگا۔ خاص کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے اندر 2.1 ٹریلین روپیز کا سرپلس آیا ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فائنلی گورنمنٹ کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بجٹ کے حوالے سے کافی چیزیں، چاہے ہم بات کریں پرائیویٹائزیشن کی یا وہ انیشیٹو جو کہ بہت ڈیفیکلٹ تھے، وہ بھی اڈاپٹ کیے گئے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ سرپلس کتنا زیادہ ہمارے لیے فروٹفل ثابت ہوگا؟ دیکھیں، یہ سرپلس جو ہے، یہ بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو اپنے انٹرو میں کہا کہ اپنا گورنمنٹ نے اپنا ایکسپینڈیچر کم کیا ہے، تو یہ ایکسپینڈیچر مینلی دو شعبوں میں کم ہوا ہے گورنمنٹ کا، جس میں ایک تو ہے ڈیٹ سروسنگ، کیونکہ جو مارک اپ ریٹس تھے وہ 22% سے 11% پہ آ گئے، تو اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسنگ کی تھی اوکے۔ وہ 50% رہ گئی، اور یہ ایک مین چنک ہے۔ دوسرا، انہوں نے جو انرجی کے آئی پی پیز کے ساتھ ریوائز کیے ہیں ایگریمنٹ، اس کے نتیجے میں کوئی 500-600 ارب روپے کی انہیں بچت ہوئی ہے۔ تو مل ملا کے یہ تقریباً کوئی 2100 ارب روپے، جیسا کہ آپ نے کہا، تو وہ اس بچت ہے۔ بچت زیادہ تھی، لیکن اس میں کچھ ایکسپینڈیچر پھر ایکسیسو بھی ہوئے ہیں، تو کر کے کوئی نیٹ 2100 ارب روپے کا گورنمنٹ کو اس میں بینیفٹ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی چیز بڑے عرصے سے گورنمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں مارک اپ کا ریٹ کم کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی بارور جو ہے پاکستان میں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ تو اس وجہ سے انہیں ظاہر ہے کہ 8,000 ارب روپے ڈیٹ سروسنگ پہ گورنمنٹ کو اسپینڈ کرنے پڑ رہے تھے، اب وہ 50% رہ گئے۔ تو اسی طرح سے اگر مارک اپ کا ریٹ گورنمنٹ کم کرتی ہے یا اسٹیٹ بینک کم کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، دوسرا گورنمنٹ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کم ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بجلی کا سیکٹر جو ہے، وہ آج بھی 1,000 ارب روپے سال کا لاس کر رہا ہے، تو اس کو اگر ہم ٹھیک کریں گے تو وہ بھی ہمیں وہاں سے بھی بچت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ایک تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگی، اور دوسرے یہ کہ گورنمنٹ کو جو ٹیکس پیئر کا جو منی ہے، وہ اس طرح جو پور ان کرنا پڑتا ہے ان جو ایس او ایز کے لاسز کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ پیسے بھی بچیں گے۔ تو اوور آل اکانومی بھی ٹھیک ہوگی، اور ایس او ایز کی جو سروس ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور گورنمنٹ صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں گورنمنٹ کو، اور اپنے آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ کو اس معاملے میں بزنس کمیونٹی اسسٹ کر رہی ہے۔ رائٹ۔ اچھا زاہد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ گوگل پاکستان میں جلد ہی اپنے آفیسز اوپن اپ کرنے والے ہیں، کتنا زیادہ پاکستان کی اسٹوڈنٹس کو، پاکستان کے ینگسٹرز کو، اور خاص کر امپلائمنٹ کے حوالے سے چیزیں آسان ہوں گی، یہ بتائیں۔ دیکھیں، گوگل جو ہے وہ پاکستان میں کافی عرصے سے ہے، اور میں جب غالباً 2013 میں منسٹر تھا آئی ٹی کا، تو اس وقت بھی گوگل میرے پاس آئی تھی، اور گوگل نے ہمیں آفر کیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کو ہم سارا آٹومیٹ کر دیتے ہیں فری آف کاسٹ، اور ہم تمام ای میل اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کو سندھ گورنمنٹ کو اس پہ لے آئیں گے، ڈیجیٹائز کر دیں گے۔ تو لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ پھر ہو نہیں سکا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے، اور گوگل پاکستان میں آتی ہے ایک بڑے اچھے انداز، بڑے روبسٹ وے میں اگر آتی ہے، تو اس میں ہمیں ڈیجیٹائز سروسز ملیں گی، اور ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہوگا سروسز کے ساتھ ساتھ، وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا میں جائے گا، اور پاکستان کو لوگ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان تو دنیا میں زاہد صاحب، آئی ٹیکنالوجی ٹی میں۔ سیکٹر کے اندر آپ نیا دور دیکھتے ہیں کہ اگر گوگل پاکستان میں آتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کروم بکس کی اسمبلی بھی اب یہاں، اسمبلی لائن بھی یہاں پر ہوگی، تو آف کورس یہاں پر چیزیں جو بہتر ہوں گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم آئی ٹی کے حوالے سے کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ بالکل، دیکھیں گوگل کی بہت ساری سروسز ہیں، پروڈکٹس ہیں جو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں ان کی جو، اور جیسے ان کا گوگل میٹ بھی ہے، گوگل کلاس بھی ہے، گوگل میٹ بھی ہے، اور گوگل جی میل تو ہم سب جانتے ہیں۔ پھر جو جی۔ گوگل کی اینڈرائڈ سروسز ہیں،
वो एंड्रॉयड जो है वो इस वक्त दुनिया में सब जगह पे सिस्टम उनका छाया हुआ है। तो बिल्कुल उसके आने से मैंने अभी ये गुजारिश की कि ये हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक प्लेयर के तौर पे हम रिकग्नाइज्ड होंगे गूगल के यहाँ आने से। और गूगल की प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गूगल की फॉर्मल एंट्री जो होगी उससे यकीनन हमारे लिए एक पूरी दुनिया में एक नया एवेन्यू होगा। और उससे जो जिस तरीके से अभी हमने जो इंडिया के साथ हमारे जो क्लैशेस हुए, तो उसमें अल्लाह ने हमें फतह दी, तो उसके नतीजे में आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल की, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, हमारी कौम की जिस तरह से पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, और अब दुनिया पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के तौर पे देख रही है। तो बिल्कुल। गूगल और इस तरह की जितनी भी कंटेम्प्रेरी सर्विसेज हैं, ये जब पाकिस्तान में एक ऑफिशियल कैपेसिटी में आती हैं तो उससे दुनिया के पाकिस्तान में स्टेक्स में इजाफा होता है। तो जब दुनिया के पाकिस्तान के स्टेक्स में इजाफा होता है तो फिर हम एक और बड़े प्लेयर के तौर पे सामने आते हैं, क्योंकि हमारी 25 करोड़ लोगों की मार्केट है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसके हवाले से दुनिया में एक अपना मकाम मुतय्यन करवाएं। और ये गूगल और इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल सर्विसेज हैं उनके आने से, और इसी तरीके से हमें पेपैल के लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी राइट। पाकिस्तान में आए। तो इस तरीके से हमें इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि अब हमारे लिए वो तमाम ग्राउंड जो है वो अवेलेबल है, ग्राउंड सेट हो चुकी है, दुनिया में मान रही है, कदर कर रही है, इज्जत कर रही है। तो दिस इज द गोल्डन टाइम कि वी शुड स्टेप फॉरवर्ड, एंड द ग्लोबल कंपनीज एंड फर्म जो है उनको वी शुड मोटिवेट टू कम इनटू द पाकिस्तान। राइट। और तमाम राहें जब हमवार होंगी तो ये तमाम जो हम कह सकते हैं ना एक्सपोर्ट के नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। साथ साथ अक्टूबर मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो रेमिटेंसेस में इजाफा देखा गया है, तकरीबन 3.4 बिलियन डॉलर्स इस बार मौसूल हुए हैं। कितना ज़्यादा ये हमारे लिए बड़ा ही एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करता है, क्योंकि 3.4 बिलियन डॉलर जो है वो पर मंथ होना, इट मीन्स कि हमारा क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। तो जाहिद साहब, कितना ज़्यादा ये एक आने वाले दिनों के लिए बेहतरी है, और ओवरऑल हमारे जो रिजर्व्स हैं इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल, हमने तो इस साल के शुरू में ही कहा था कि भाई इस साल तकरीबन 42 अरब डॉलर पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस आएगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव बातें भी करते हैं, खात्मा दहन, और उन्होंने कोशिश भी की कि रेमिटेंस को रोका जाए। और बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस साल पाकिस्तान में रेमिटेंस कम होंगी। लेकिन हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 42 अरब डॉलर हमारे पास इस साल भी पाकिस्तान में आएगा। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, इस जी। दफ़ा थोड़ा सा गवर्नमेंट इंपोर्ट को ईज आउट कर रही है, ताकि हमारा जीडीपी बेहतर हो, उससे जो लोगों को रोजगार है वो, आल्दो के हमारी पूरी कोशिश तो है कि हमारी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हो, लेकिन टिल द टाइम जब तक हम उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाते तो हमें थोड़ा सा इंपोर्ट को ईज आउट करना होगा, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और जो गुर्बत है उसमें कमी आए। तो उस तरफ जाने के लिए हमें इस साल को तकरीबन कोई 35 बिलियन ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा। तो 35 बिलियन अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट है और हमें 42 बिलियन अगर फॉरेन रेमिटेंस आती है, तो इस तरह तकरीबन 7 बिलियन डॉलर नेट हम उसमें प्लस में हो सकते हैं। और अगर अल्लाह करे इसी तरीके से हालात रहें, हमारी थोड़ी सी एक्सपोर्ट और बेहतर हो जाए, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाए, तो ये हम 10 बिलियन डॉलर प्लस पे जा सकते हैं। और ये अगर ऐसा वाकई जिस तरह मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमें जो बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो लोन हर जाएगी। साल राइट। 1 अरब डॉलर भेजने होते हैं, तो उसमें काफी बेहतरी होगी। चले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसा ही करें। वेल जाहिद साहब, थैंक यू सो, ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, एक डिटेल एनालिसिस दिया, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं इकोनॉमी के नंबर्स के हवाले से आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गुंजाइश देखी जा रही है। और इस साल आइडिया ये है कि इस बार एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ने चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी गवर्नमेंट की जानब से, आईटी मिनिस्ट्री की जानब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ें। वेल हमारे पास कुछ अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक हमारे पास क्या अपडेट्स हैं 100 इंडेक्स के हवाले से। देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। खासकर हम देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स लास्ट वीक जो है वो थोड़ा सा एक डिप्रेसिंग नोट पे दिखाई दे रहे थे। फ्राइडे के दिन मार्केट में एक पॉजिटिविटी आई थी और एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ मार्केट ने क्लोजर किया था, तो वीक का आगाज भी बड़ा एनर्जेटिक हुआ है। इट मींस के ओपन हुई मार्केट 1,59,592.9 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,61,881.45, लोअर वाज
160,406.42 and finally closure 1,61,538.49 यानी कि 1945.5 का इजाफा यानी कि तकरीबन 2000 पॉइंट्स का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया। एक अच्छी चेंज देखी जा रही है और जब वीक का आगाज एनर्जेटिक होता है ना तो फिर पूरा वीक एक पॉजिटिविटी के साथ जाता है। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकोनॉमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, मजीद जो है वो डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे सेकंड सेगमेंट में और साथ साथ हमारे पास कुछ स्टोरीज भी हैं। लेट्स हैव अ लुक कि आज के दिन हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान माशी ताउन के नए दौर का आगाज हो गया है। क्लाउड एग्री ग्रुप के इश्तराक से अमेरिका से दरामद शुदा आला नस्ल के मवेशी बराह रास्त पाकिस्तान पहुँच गए हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC के ताउन से शुरू होने वाला ग्रीन कारपोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव GCLI मुल्क में मवेशियों की जदीद ब्रीडिंग, जिनियाती बेहतरी, सेहत और खुराक के मयार और अफजाइश नस्ल के जदीद निज़ाम पर काम कर रहा है। इस मंसूबे के जरिए पाकिस्तान में दूध की पैदावार में नुमाया इजाफा, डेयरी मसनूआत की बरामदात में वसअत और देही मईशत को मजबूत बनाने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। SIFC ने इस तारीखी मंसूबे में सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली और बैनुल अक़वामी पार्टनरशिप के क़याम में मरकजी किरदार अदा किया है। GCLI के तहत 2024 में ब्राज़ील से भी आला नस्ल के मवेशी दरामद किए गए थे जिन्हें जबरदस्त पजीराई मिली। माहिरीन के मुताबिक इकदाम नेशनल हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान के लाइव स्टॉक सेक्टर को आलमी मयार के मुताबिक जदीद खतूत पर उस्तवार करना है। इससे न सिर्फ दूध और गोश्त की मुल्की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि रोजगार के नए मौके और ज़राई बरामदात में इजाफा भी मुतवक्के है। ये पेशरफ्त न सिर्फ पाक अमेरिका तजारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम की अलामत है बल्कि पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर के लिए एक इनकलाबी संगमील भी साबित होगी। पाक अमेरिका ताउन के इस नए बाब ने पाकिस्तान की ज़राई और लाइव स्टॉक मईशत को एक मुस्तहकम, पायदार और जदीद समत में गामजन होने के इम्कानात रोशन कर दिए हैं। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव जो कि SIFC के ताउन से लिया गया, खासकर अमेरिका से दरामद शुदा मवेशी जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये आपने रिपोर्ट भी देखी है इसके हवाले से। आज हम डिटेल बात करेंगे कितना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ब्रीड लाइफ स्टॉक में ऐड ऑन हो सकती है, साथ साथ जो कि एक इनोवेशन की तरफ हम जा ही रहे हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइव स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत बड़ा एक हेल्पफुल स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है और इसकी पहले 2024 के अंदर ब्राज़ील से जो लाइव स्टॉक है कुछ वो आए थे और उसके भी अच्छे तजर्बात कामयाब रहे थे। इस साल भी यानी कि 2025 के अंदर भी ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, तो इस बार भी हम देखेंगे क्या क्या इसके असरात होंगे। साथ साथ हम बात करेंगे आज सिपैक के हवाले से। ऑफ कोर्स सिपैक के तहत चाइना एंड पाकिस्तान की कंपनीज जो हैं वो मिनरल सेक्टर के अंदर कुछ MOU साइन कर रही हैं, एग्रीमेंट्स करने जा रही हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये स्टेप्स आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हम कह सकते हैं इक़दाम जो कि गवर्नमेंट चाहती है करना मिनरल्स के लिए, वो अब चाइना के साथ मिलकर इन एग्रीमेंट की सूरत में आएंगे और साथ साथ इस सेक्टर के अंदर मज़ीद हम कुछ तेज़ी देखेंगे, मज़ीद इससे जो है वो कुछ मुस्तफ़ीद होंगे। आज हम ये डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान एंड वियतनाम के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान, वियतनाम एंड ईरान के साथ जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से यानी कि मौशी ताउन के हवाले से जो फ़रोग है उस पर मुत्तफ़िक हो गए हैं और अब हम देखेंगे इन तीनों कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, वियतनाम एंड ईरान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट्स भी देखेंगे और साथ साथ हम कुछ नई डेवलपमेंट्स भी देखेंगे। आज भी हम ये बात करेंगे कि एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को जो है वो पाकिस्तान लाना है, FDI को अट्रैक्ट करना है, तो कैसे जो है वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें ऐड ऑन हो सकती हैं। और साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्याती और मुश्तरका एक हम कह सकते हैं बायलैटरल तरक्याती मंसूबों पर जो है वो आगाज़ हो चुका है। ये भी हम बात करेंगे आज के। ऑफ कोर्स यहाँ इतना ज़्यादा हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को सोशली, इकोनॉमिकली और एक डिप्लोमेटिकली हम जो है वो एक ऐड ऑन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहे हैं। वहीं पे हमारे लिए नए तरक्याती मंसूबों के अंदर इंटर होना और साथ साथ नए ट्रेड के एग्रीमेंट्स करना भी ज़रूरी है। तो हमने देखा है कि SIFC के ताउन हो या फिर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एक हम कह सकते हैं मुश्तरका एफर्ट से हमारे पास चीज़ जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ रही है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया और ख़ासकर हम रीजन के अंदर भी ट्रेड के हवाले से काफ़ी एग्रीमेंट्स देख रहे हैं। तो ये आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ ओवर जूम गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? वेरी मच नताशा, थैंक यू।
اشتیاق بیگ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں سیپیک کے حوالے سے، سیپیک کے تحت چائنا اینڈ پاکستان اب منرل سیکٹر کے اندر بھی اگریمنٹس کر رہا ہے، کتنا زیادہ یہ فائدہ مند ہے؟ اور آف کورس ایس آئی ایف سی کے ایفرٹس اب مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کو پہلے ہی ٹیپ کر چکے ہیں، تو ہمیں کچھ بتائیے کہ کتنا زیادہ یہ آپٹمزم کریٹ کر رہا ہے اکانومی کے اندر، ایک ایڈیشن ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے نتاشا، سب سے پہلے تو میں ایس آئی ایف سی کو اپریشیٹ کروں گا کہ جن کے آنے کے بعد یہ سب سے زیادہ جن چیزوں پہ توجہ دی گئی وہ کان کنی تھی، منرلز وغیرہ کو ایکسپلور کس طرح کیا جائے، کس طریقے سے پاکستان اپنی ایکسپورٹس پہ اضافہ کرے، اور ابھی بھی جس طرح اپنے انٹرو میں بھی آپ نے کہا ہے ان تمام ڈائریکشنز کے اندر کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہم جو ہے چائنا اس کے اندر ہماری کافی مدد کر رہا ہے، کیونکہ چائنا کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت دنیا میں کہیں پہ بھی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اگر پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے تو اس کے لیے ہمیں نئے پروڈکٹس اور نئے جو ہیں ایریاز جو ہیں وہ ہم کو ڈیولپ کرنا پڑیں گے، اور ایس آئی ایف سی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی کام کر رہا ہے۔ اور جو ایکسپورٹس ہماری ہو رہی ہے اس وقت، دیکھیے باہر سے ایس آئی ایف سی کے اندر جتنی بھی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اس کے اندر خاص طور پہ ایگریکلچر جو ہے وہ ایک شعبہ جو ہے ایگریکلچر، جس کے اندر گلف کنٹریز کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ریسنٹلی سعودیہ اور امریکہ اور دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ مائنس اینڈ منرل کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ پروون فیکٹ ہے اور یہ پروو ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر بلینس آف ڈالرز کے جو ہیں وہ ہمارے پاس منرلز جو ایسے موجود ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کئی کنٹریز پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت پازیٹیو چیز ہے کہ سی پیک کے تھرو جو ہے اس کے اوپر بھی اب کام جو ہے ہم اس کے اوپر تیزی لے کے آ رہے ہیں۔ افسوس صرف یہاں پہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سی پیک جو پاکستان کی لائف لائن ہے جس کو میں کہتا ہوں، اور جو پاکستان کی پوری جو ہے چینج کر سکتا تھا ہماری اکانومی کو، اس کے اندر بہت ڈیلے ہم نے کر دی ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تو اس کو ایک ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھا گیا پورے منصوبے کو، سی پیک کو، اور ان کے فیڈرل منسٹر نے یہاں تک کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے فیزیبل ہے کہ نہیں۔ اور یہاں پہ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں حکومت کو، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف کو کہ جنہوں نے چائنا کی وزٹس کی اور اس غلط فہمی کو دور کیا، جو تھوڑی سی ایک ناراضگی جو ہے پی ٹی آئی کے وقت میں چائنا کے ساتھ جو تھی وہ یہاں پہ دور ہوئی ہے، اور اب مجھے پوری امید ہے کہ دوبارہ سی پیک کا جو سفر ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اس میں دوسرے کنٹریز بھی جو ہیں اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور اگر یہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو اکانومی جو ہے جو جائے گی وہ اس کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا اشتیاق بیگ صاحب، آپ نے ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا، تو ایس آئی ایف سی کے تعاون سے اگین ہم ایک اور امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، ایک اور ہم نے سٹیپ دیکھا ہے، وہ یہ کہ امریکہ سے درآمد شدہ جو مویشی ہیں یعنی کہ لائیو اسٹاک سیکٹر کی اگر بات کریں، وہ بہت زیادہ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ لاسٹ ایئر بھی کچھ مویشی جو ہیں وہ امپورٹ ہوئے تھے، بریڈ کے حوالے سے انوویشن کی گئی، پاکستان میں اس سے فائدہ ہوا، اور اس بار بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لائیو اسٹاک سیکٹر کے اندر، کیونکہ یہی 5 سیکٹر آپ کو یاد ہوگا کہ ایس آئی ایف سی کا جب ہم نے دیکھا تھا اس کا قیام ہوا تھا تو اس وقت یہی 5 سیکٹر زیادہ اس میں جو ہے وہ فوکس رکھے گئے تھے، جس میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک جو ہے یہ تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہ اب اس سے فائدہ ہوگا؟ اور ابھی بھی مزید یو ایس سے آ چکے ہیں یہاں پر مویشی، تو اس سے بریڈ کے حوالے سے اور لائف اسٹاک سیکٹر ہمارا کیسے گرو کرے گا؟ جی ہاں نتاشا، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں میں ہمیشہ آپ کے پروگرامز میں یہ کہتا رہا ہوں، اپنے کالم میں بھی یہ لکھتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اگر اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ضروری ہے ہمیں نئے سیکٹرز جو ہیں اس کی طرف جانا پڑے گا۔ ہم اس وقت ہمارا پورا 60% ڈپینڈنسی اگر ہماری ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس کے اوپر ہے، اور کبھی اگر ہماری کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے یا ملک اپنا ٹیرف بڑھا دیتے ہیں تو پاکستان بڑی پرابلم میں آ جاتا ہے۔ ایس آئی ایف سی نے، جیسے آپ نے بھی ابھی یہ کہا کہ ان چیزوں پہ توجہ دی ہے جس میں لائف اسٹاک بھی ہے، جس میں مائننگ بھی ہے، جس میں ایگریکلچر بھی ہے، ان چیزوں پہ تو اگر ہم ان چیزوں کو اس میں جدت لے کے آتے ہیں، اور دنیا دیکھیے کس طرح ترقی کر رہی ہے، اور یہ بہت پازیٹیو نیوز ہے جو آپ نے بتلائی ہے کہ امریکہ سے
लाइव स्टॉक हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया पाकिस्तान में। इससे पहले ब्राजील से भी हम कर चुके हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से भी पाकिस्तान में आ चुके हैं। बट अमेरिकन जो हैं वो बहुत ज्यादा आगे हैं लाइव स्टॉक के अंदर। अगर हम उनके टेक्नोलॉजी से कुछ सीखते हैं, देखिए दुनिया भर में जो अब वो गेम आ गया है वो ये हो रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को अपना के हम कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो। पाकिस्तान का शुमार उन कंट्रीज में होता है कि जो पर एकड़ जो है ईल्ड हमारी सबसे कम है, और यही जी चीज लाइव स्टॉक के अंदर भी ये चीज जाती है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है कि SIFC जो है इस पर तवज्जो दे रही है। अमेरिका से लाइव स्टॉक को जो है इम्पोर्ट किया जा रहा है, ब्राजील से किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से किया जा रहा है। ये वो कंट्रीज हैं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है इस फील्ड के अंदर। IT एक आल्सो बहुत अच्छा शोबा है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो उसमें IT भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम तकरीबन $4 बिलियन तक पहुंच गई है हमारी एक्सपोर्ट, मगर अगर इंडिया को अगर आप देखते हैं तो वो $200 बिलियन को क्रॉस कर चुका है IT को। मगर इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार है, खासतौर पे USA का वो फेवरेट टैरिफ नहीं वॉर रहा के जो बाद। पहले जी हुआ करता था। टैरिफ उसके बढ़ गए हैं। पाकिस्तान अगर अपनी तवज्जो दे इसके ऊपर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि $4 बिलियन को हम इजीली $10 बिलियन से ज्यादा जो है हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इन हालात में हासिल कर सकते बिल्कुल। हैं जहाँ पे इंडिया का टैरिफ बहुत बढ़ गया है। इश्तियाक बेग साहब, ये भी बताइएगा, हमने अपने बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलैटरल रिलेशंस पे बहुत फोकस किया है, रीजन के अंदर भी, आउट ऑफ द रीजन भी। अब हम देख रहे हैं कि खासकर तरक्याती मंसूबों का आगाज़ हो चुका है जर्मनी के साथ, और फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, वियतनाम, ईरान के साथ जो है वो सरमायाकारी और माशी ताउन को यकीनी बनाया जाएगा। उसमें भी कुछ जो है वो कंट्रीज़ के साथ अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है अपने एक बिजनेस डिप्लोमेसी को फ़रोग देना और अपने बिजनेस जो एक एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना? देखिए अब डिप्लोमेसी जो है वो मईशत के अंदर बदल गई है। वो डिप्लोमेसी कामयाब रहती है जो मईशत से जिसको पैदा हो। मगर मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ ये कि अगेन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और हमारे फील्ड मार्शल साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो डिप्लोमेसी की है। एक वक्त था कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था, इंडिया खास तौर पे ये कहता था कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, और आज आपके प्रोग्राम में मैं ये कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ। कि जो लोग कहते थे इंडिया, इस वक्त वो लोग आइसोलेट हो गए हैं। और पाकिस्तान के इस वक्त ताल्लुकात, चाहे वो अपने रीजन के अंदर देख लें, बांग्लादेश के साथ देख लें, श्रीलंका के साथ देख लीजिए, उसके बाद आप देख रहे हैं टर्की के साथ हमने कितने मायदे किए हैं। इस तरह की बेशुमार जो है कंट्रीज हैं, और अब जर्मनी के साथ भी माशाल्लाह हम जो है नए मुआहदे कर रहे हैं, जिसके अंदर क्योंकि दुनिया भर ने ये रियलाइज कराया है कि पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत कंट्री है, एक इकोनॉमी उसकी जो है बड़ी इकोनॉमी है। हम हमेशा से पहले ये कहते रहते थे कि अगर पाकिस्तान में हमारे साथ ये हिकअप्स नहीं आए तो इंशाल्लाह आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान का शुमार दुनिया की टॉप 10 जो है इकोनॉमी के अंदर होगा। और ये रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं उनको। कभी हमने ये सोचा था कि हमारी रेमिटेंसेस इतनी बढ़ जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 32 बिलियन, इस बार हम 35-38 के करीब जा रहे हैं। रेमिटेंसेस जो है हमारी वो एक्सपोर्ट्स को सरपास कर गई हैं, और इस बार हम शायद 42 को क्रॉस कर जाएं उसके अंदर। इसी तरह हमारी IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तमाम चीज़ों में बहुत हमें नए कंट्रीज और नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो करने होंगे, और SIFC अगर इस पर तवज्जो देती है। पहले ये था कि बाहर के अगर जो सरमायाकार पाकिस्तान आते थे और किसी शोबे के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो 2-3 साल तक उनको इंतजार करना पड़ता था। और SIFC जो है अब वो हर चीज को जो है प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर देख रही है इन्वेस्टर्स के राइट। साथ। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर भी इजाफा हमारा हो रहा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना और खासकर SIFC के एफर्ट्स के हवाले से चीज़ें जो है वो अब अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। वेल, थैंक यू सो मच इश्तियाक बेग हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे लिए इकोनॉमी के नंबर्स को जनरेट करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और खासकर FDI को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें से वन ऑफ दोज हम ये देख रहे हैं कि बिजनेस डिप्लोमेसी को फ़रोग दिया जा रहा है ताकि हमारी जो एक बिजनेस और ट्रेड है वो जल्दी से फ़रोग पा सके। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक आज के पास आज हमारे साथ क्या अपडेट्स मौजूद हैं।
सबसे पहले कमोडिटीज देखते हैं, इसमें गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,21,738 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,61,957 रुपीज। आज देख सकते हैं आप गोल्ड की प्राइसेस मोर और लेस लास्ट वीक जैसी ही दिखाई दे रही हैं। तकरीबन इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,999.92 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल $59.89, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.75। ऑयल प्राइसेस में कमी देखी गई है। इंटरनेशनली में भी ये इम्पैक्ट जो है वो लोकल मार्केट पे भी पास ऑन हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट्स देखते हैं करेंसी के हवाले से हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 324.42 रुपीज, सेलिंग वॉज 325 रुपीज। UK pound buying rahi 369.11, selling was 369.77. US dollar buying rahi 280.65 and selling was 281.15. एंड फाइनली एक US डॉलर के हवाले से गुड न्यूज़ देख सकते हैं आप कि ये नंबर्स फाइनली जनरेट हो गए। लास्टली चाइनीज युआन भी पढ़ते हैं, 39.8 पे बाइंग रही, सेलिंग वॉज 39.87। US डॉलर में वाकई एक अब हम कह सकते हैं कि गिरावट देखी जा रही है, रुपये अप्रिशिएट कर रहा है और आज एक अच्छी जंप देखी गई है रुपये की, तो ये गुड साइन है फॉर द इकोनॉमी और एक्सपोर्टर्स के लिए भी गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट अपडेट्स भी देखते हैं, हमारे पास GCC कंट्रीज के हवाले से हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.84 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.97। UAE दिरहम बाइंग रही 76.94, सेलिंग वॉज 77.08। कतरी रियाल बाइंग रही 77.06, सेलिंग वॉज 77.2। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 914.07, सेलिंग वॉज 915.71। ये थे करेंसी अपडेट्स और साथ साथ हम देख रहे हैं जैसे जैसे डॉलर की डिप्रिसिएशन होगी, रुपये अप्रिशिएट करेगा, उतना ही हमारे बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे और हमारे पास जो एक डेट है या लोन पेमेंट है, रीपेमेंट्स, वो भी कम होती हुई दिखाई देंगी। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।